चलिए, हमारा फर्स्ट केस क्या था? यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता था कि आर ऑफ एस की वैल्यू वन अपॉन एस थी। पहले यूनिट रैंप फंक्शन लिख लेते हैं, इसके रिगार्डिंग हमको सॉल्यूशन और इजी मिलेगा। यूनिट रैंप फंक्शन आर ऑफ एस की वैल्यू क्या थी? वन अपॉन एस स्क्वायर। ओके, और इसका आउटपुट का इक्वेशन सी ऑफ टी हमने फाइंड किया था। वो इक्वेशन ऐसा था कि टी माइनस कैपिटल टी माइनस प्लस टी इंटू ए रेस टू माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, ऐसा इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन का हमारा क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन का लिखते थे। यूनिट स्टेप फंक्शन में आर ऑफ एस की वैल्यू क्या थी? वन अपॉन एस थी, और इसका आउटपुट हमें क्या मिलता था? सी ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, और तीसरा फंक्शन क्या था? यूनिट इम्पल्स फंक्शन। जिसमें आर ऑफ एस की वैल्यू क्या थी? वन थी। तो इसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट जो मिल रहा था वो सी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या था? तो वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, चलिए, आपको एक डेरिवेटिव का इक्वेशन आना चाहिए कि डी अपॉन डी टी, अगर आप ई रेस टू के टी का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ई रेस टू के टी मिलेगा, और के टी का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? के मिलेगा। ओके, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ई रेस टू के टी का ये होता है। अब हमारी इक्वेशन पे आ जाइए कि सी ऑफ टी आपको जो यूनिट रैंप फंक्शन में मिला है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस कैपिटल टी इंटू रेस टू माइनस टी अपॉन टी। इसका आप डेरिवेटिव करिए, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं डी सी टी अपॉन डी टी। ओके, चलो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा? वन होगा स्मॉल टी का। ओके, चलो, कैपिटल टी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। प्लस टी, चलो टी कांस्टेंट है, अब ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी का डेरिवेटिव करना है आपको। ओके, चलो, ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये इक्वेशन के थ्रू आपको डेरिवेटिव करना है। तो डी अपॉन डी टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी, जहाँ पे टी क्या है? कैपिटल टी कांस्टेंट है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो के का वर्क कौन कर रहा है? तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन टी लिख सकते हैं। यहाँ पे के को वर्क कौन कर रहा है? तो टी के रिप्लेस में स्मॉल टी आ जाएगा, और के रिप्लेस में क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन टी आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव का इक्वेशन हमें क्या फाइंड किया था? के इंटू ई रेस टू के टी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको इक्वेशन में क्या मिलेगा? माइनस वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, तो ये डेरिवेटिव हमने जो फाइंड किया, ये डेरिवेटिव यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या इक्वेशन आएगा? टी तो है ही कांस्टेंट, ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी की जगह डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, चलो, यहाँ पे टी टी क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है। तो आपको क्या आंसर मिल रहा है? वन माइनस माइनस जीरो, तो जीरो ही है। यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी वैल्यू मिलेगी। ये किसकी वैल्यू है? डी सी टी अपॉन डी टी की। अगर आप रैंप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी मिलता है। तो आपको ये एक कंक्लूजन दिखाई दे रहा है। ओके, कौन सा कंक्लूजन? तो देखिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है।
यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट रैंप फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। ओके, एक वे मिल रहा है आपको कि आपको यूनिट रैंप फंक्शन की वैल्यू फाइंड है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन करने के लिए आपको क्या करना है कि कंट्रोल आउटपुट जो सी ऑफ टी मिला है उनका डेरिवेटिव कर लो, आपको डायरेक्टली ये आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ सर। ओके, चलो, इसीलिए मैंने सीक्वेंस चेंज कर लिए। ओके, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता था? यूनिट स्टेप होता था, बाद में यूनिट रैंप होता था और यूनिट इम्पल्स में जाते थे। ओके, अब यूनिट रैंप फंक्शन का आपको इक्वेशन पता है। ओके, ये यूनिट रैंप फंक्शन का इक्वेशन है। चलो, अगर मैं बोलूँ कि आप इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं कि डी सी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, चलो, वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, माइनस का माइनस, ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी का डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, चलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, ये किसका आंसर है? डी सी टी अपॉन डी टी का। चलो, दूसरा कोई कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ पे? दूसरा कौन सा कंक्लूजन मिल रहा है यहाँ पे? इम्पल्स फंक्शन। इम्पल फंक्शन मिल रहा है। ओके, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको डायरेक्टली यूनिट इम्पल फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हमने जो किया था, वर्क किया था कि अलग अलग इक्वेशन पे यूनिट इम्पल फंक्शन में हमने ऐसे सॉल्व किया था। ओके, यूनिट रैंप फंक्शन में ऐसे प्रोसेस की थी, ए अपॉन एस, ए अपॉन बी अपॉन एस स्क्वायर वाले। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन में जो वर्क किया था, तो आपको सभी इक्वेशन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली एक आपको आता है तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन से फंक्शन में वर्क करना है? यूनिट रैंप फंक्शन आप सभी को आना चाहिए। ओके, क्योंकि यूनिट रैंप फंक्शन एक वे है जहां पर हम तीनों में जा सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट इम्पल्स फंक्शन मिलेगा। ओके, तो इसी वे में हम काम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाइए तो ये फंक्शन मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाइए तो ये फंक्शन मिलेगा। आपको क्या करना है? ओनली डेरिवेटिव करना है। ओके, और डेरिवेटिव का इक्वेशन आपको पता नहीं है तो ओनली वन इक्वेशन रिमेंबर रखना है कि ई रेस टू के टी का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ई रेस टू के टी इंटू के। क्लियर? ओके सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाद में हम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पे चले जाएंगे। ओके, चलो, अब मैं न्यूमेरिकल आपको बोलूँगी, आपको 5 अपॉन एस प्लस वन का यूनिट रैंप फंक्शन में आउटपुट चाहिए। ओके, आपको ऐसा ही दिया होगा, यूनिट रैंप फंक्शन में आपका जो इक्वेशन है, कंट्रोल का इक्वेशन, 5 अपॉन 5 की जगह 5 एस एस सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 लिख दो। 6 अपॉन एस प्लस वन का आउटपुट चाहिए सी ऑफ टी। ओके, और कौन से फंक्शन में? इनपुट क्या है आपका? इनपुट आपका यूनिट रैंप फंक्शन है। ओके, तो आपको यूनिट रैंप फंक्शन का इक्वेशन पता होना चाहिए कि यूनिट रैंप फंक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा?
कि आर ऑफ एस की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, तो बता सकता है आर ऑफ एस क्या होगा यूनिट रैंप फंक्शन में 1/s² होगा ना यहाँ पे देखिए। ओके, तो यूनिट रैंप फंक्शन में आर ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1/s²। ओके, चलो आउटपुट फाइंड करना है तो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन दिया है। ओके, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 6/s+1। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 6/s+1। ओके, चलो अब आपको क्या फाइंड करना है, आउटपुट फाइंड करना है रिस्पेक्ट टू टाइम रिस्पांस एनालिसिस सी ऑफ टी। ओके, आपको क्या इक्वेशन है, सी ऑफ एस का इक्वेशन है। ओके, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा आर ऑफ एस इंटू 6/s+1। ओके, चलो आर ऑफ एस आपको गिवन दिया है क्या, यूनिट रैंप फंक्शन है, तो यूनिट रैंप फंक्शन है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/s² लिख सकते हैं इंटू 6/s+1। चलिए इसका आप डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास नहीं लिख सकते। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना होगा। तो s² का डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा a/s प्लस b/s² प्लस c/s+1। किसकी जगह लिखा आपने, तो 6/s² की जगह लिखा। ओके, चलो अब ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन लिख देना है सी ऑफ एस, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है s+1। ओके, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ले सकते हैं। तो चलो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या आएगा s²s+1 एलसीएम आएगा। ओके, s² s+1 एलसीएम आएगा। चलो यहाँ ए के डिनोमीटर में कौन है, s ओनली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a का s के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और s+1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। प्लस बी के नीचे s² है लेकिन s+1 नहीं है तो b इंटू s+1 लिखोगे, प्लस सी के नीचे क्या है s+1 है लेकिन s² नहीं है तो c s² हो जाएगा इज इक्वल टू 6/s² इंटू s+1। ओके, चलो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं ए एस इंटू एस मीन्स ए एस प्लस ए एस इंटू 1 मीन्स ए एस प्लस बी एस का एस के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी एस प्लस बी प्लस c² इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है ओनली 6 ही है। ओके, तो 6 लिखिए। अब एस एस वाले में s² वाले कॉमन निकाल देते हैं, तो s² कॉमन निकालोगे क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। चलो s वाला कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा प्लस c² और हाँ प्लस b बचेगा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो c लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर मिल रहा है आपको, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6 है, तो आपको एक वैल्यू पता चल गई कि b की वैल्यू क्या है 6 है। ओके, और आपका इक्वेशन में क्या है a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे s² वाला और s वाला 0 है। ओके, राइट साइड पे तो आप लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी -6 मिलेगी। ए प्लस सी आएगा यहाँ पे ए प्लस सी आएगा c² वाला आएगा। चलो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स के b की वैल्यू आपको में क्या मिली -6 मिली। अब c भी फाइंड करना है आपको, तो a प्लस सी की वैल्यू मीन्स s² वाला यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन राइट साइड पे 0 है
तो a प्लस सी की वैल्यू पर क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी, -6 आएगी। अब ये तीनों वैल्यू है, ये कहाँ पुट करने हैं, तो ये इक्वेशन में पुट करने हैं आपको। ओके, तो इक्वेशन लिख लेता हूँ कि c ऑफ s इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस b अपॉन स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस 1। ओके, चलो a की वैल्यू -6, तो -6 अपॉन s माइनस b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो प्लस 6 अपॉन स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस सर बाहर निकल प्लस में सर है। +6 होगा ना सी हाँ, की वैल्यू, सी की वैल्यू सर, c की वैल्यू सी की 6। वैल्यू -6 है। ओके, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, यहाँ पे हाँ a -6 है तो a +6 आएगी। हाँ ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो c की वैल्यू +6 आएगी, तो प्लस 6 अपॉन s प्लस 1। ओके, चलो अब इनका हम इन्वर्स लाप्लास ले सकते हैं, तो सभी के इक्वेशन हमें पता है। ओके, तो चलो इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो L इन्वर्स C ऑफ S इज इक्वल टू, ये -6 कांस्टेंट है तो यहाँ पे -6 में बाहर निकाल देता हूँ, तो L इन्वर्स 1 अपॉन S प्लस यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 भी कांस्टेंट है तो लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस 1 होगा। चलो लाप्लास इन्वर्स सी ऑफ एस का लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी ऑफ टी मिलेगा। ओके, -6 कांस्टेंट, 1 अपॉन एस का लाप्लास क्या होता है, कोई बताएगा, 1 अपॉन एस का लाप्लास 1 1। ओके, चलो 1 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होगा, टी टी। ओके, प्लस 6, 1 अपॉन एस प्लस ए का रेज क्या टू होगा, माइनस ई रेस टू माइनस टी आएगा। क्यों, ए टी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर यहाँ तक, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि सी ऑफ टी का वैल्यू मिलेगा आपको -6 प्लस 6t प्लस 6 ई रेस टू माइनस टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कौन से कंडीशन में, यूनिट रैंप फंक्शन में। ओके, अब मैं बोलूँ कि आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में फाइंड करना है। ओके, तो आपको ये सब प्रोसेस नहीं करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल इनका डेरिवेटिव कर लेना है। ओके, इनका डेरिवेटिव करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन फाइंड किया है कि रैंप फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन मिलता है। ओके, अगर आप इसी तरह से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर आर ऑफ एस की जगह 1 रखोगे तो यूनिट रैंप फंक्शन का वैल्यू भी सेम ही आएगा। ओके, लेकिन आपके स्टेप ज़्यादा नहीं करने हैं, शॉर्ट में करना है तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ इनका भी आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में करके बताता हूँ कि यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, चलो यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू सी टी, लेकिन सी टी कौन सा होना चाहिए, रैंप का होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का सी ऑफ टी मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पे रैंप का डेरिवेटिव करना है तो डी ऑफ डी टी, चलो यूनिट रैंप फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, तो -6 प्लस 60 प्लस 6 इंटू ई रेस टू माइनस टी। ओके, चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, -6 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 6t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस टी तो होगा, लेकिन माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। ओके, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि 6 माइनस ई रेस टू माइनस टी, ये आपको क्या मिला, सी ऑफ टी किसका, स्टेप का।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर आप 1/s वैल्यू डाल के आप सॉल्यूशन लाओगे तो भी यही आंसर आएगा आपको। सर हाँ सर आंसर 6 - 6 इंटू e⁻⁻t आएगा। सर वो जो 6 कांस्टेंट है वो भी तो ओके रहेगा। ओके 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 6 लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे 6 ही आएगा, -6 आएगा। हाँ ओके 6। ओके, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी ला सकते हो, और जो मैंने आपको स्टेप वाइज आर ऑफ एस की जगह 1/s और वैल्यू डालोगे तभी यही वैल्यू आएगी। ओके चलो, अब मैं बोलूँ कि आपको यूनिट इम्पल्स फंक्शन का आउटपुट चाहिए तो आप क्या करोगे, रैंप फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ओके सॉरी, स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। चलो फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो नया रिलेशन फाइंड करते हैं कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। चलो, यूनिट इम्पल्स फंक्शन का आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन हमें ये मेथड करनी नहीं है। ओके सिंपल क्या करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो सी ऑफ टी इम्पल्स, सी ऑफ टी इम्पल्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव, अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे ना रैंप फंक्शन का तो भी आंसर सेम आएगा। ओके तो इसका दूसरा रिलेशन भी आप लिखना है तो लिख दीजिए, अगर आप सी ऑफ टी रैंप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करोगे ना तो भी यूनिट इम्पल्स फंक्शन ही मिलेगा। ओके अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव करना है डी ऑफ टी इज इक्वल टू डी टी, तो सी ऑफ टी कौन सा चाहिए, स्टेप वाला चाहिए। ओके तो ये भी नई एक रिलेशन मिल गई आपको कि इम्पल्स वाले का आउटपुट चाहिए तो रैंप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कीजिए, अथवा स्टेप फंक्शन दिया है तो सिंगल डेरिवेटिव कीजिए। ओके तो यहाँ पे हमें स्टेप का आंसर पता है तो स्टेप का आंसर डाल देते हैं, तो स्टेप का आंसर क्या है, तो डी बाई डी टी 6 - 6 ई रेज टू माइनस टी। ओके चलिए, सी ऑफ टी इम्पल्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, -6 कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस टी का ई रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव -1 मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 ई रेज टू माइनस टी आएगा। ये आपका क्या हो गया, इम्पल्स का डेरिवेटिव। ओके क्लियर? अगर आप डबल डेरिवेटिव रैंप का करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा। ओके तो ऐसे आपको किसी का आउटपुट तो किसी भी कंडीशन में फाइंड करना है तो कर सकते हैं। ओके आपको प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्पल्स का रिलेशन किसके स्टेप के साथ क्या है, इम्पल्स का रिलेशन यूनिट स्टेप रैंप के साथ क्या है, वो पता होना चाहिए। ओके और आप आर एफ एस की जगह 1 वैल्यू डालोगे तभी भी आपका आंसर यही आएगा। ओके क्लियर यहाँ तक सभी को? ओके दूसरा न्यूमेरिकल दो आपको, चलो एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 5 लिखना है, 5 लिखूंगा तो यस कॉमन हो जाएगा, 1/2x+1, ये एस है। ओके ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1/2s+1, इसका आपको आउटपुट चाहिए यूनिट इम्पल्स फंक्शन पे।
इसका आउटपुट आपको चाहिए यूनिट इम्पल फंक्शन में, तो क्या करोगे? ये यूनिट इम्पल फंक्शन आपका क्या है? इनपुट है। ओके, ये आपका इनपुट है। ओके? चलो, इम्पल फंक्शन का इनपुट आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ओके, चलो, ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2s प्लस 1। चलो, आपको क्या फाइंड करना है? आउटपुट फाइंड करना है। ओके, सी ऑफ टी फाइंड करना है। चलो, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? आर ऑफ एस 1 अपॉन 2s प्लस 1। आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 लिख दो। 1 अपॉन 2s प्लस 1। चलो, ये s के आगे जो कांस्टेंट है इसका तो कोई लाप्लास ले नहीं सकते। ओके, तो आपको क्या करना होगा? 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ कौंस में क्या बचेगा? s बचेगा और एक 1/2 बचेगा। ये क्या है आपका? c ऑफ s है। चलो, 1/2 ऊपर ले जा सकते हो हम यहाँ पे, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, s प्लस 1/2। ओके, चलो, कोई इक्वेशन है ऐसा? देखिए, आप लाप्लास के इनवर्स के इक्वेशन मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें 1 अपॉन s प्लस a e वाला raised to minus 80 e रेस टू माइनस 80। minus 80 तो अब इनवर्स लाप्लास लोगे, लाप्लास इनवर्स सी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/2 एस प्लस 1/2। चलो, 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट निकाल देते हैं। 1 अपॉन एस प्लस ए, इसका रेस टू क्या आएगा? ई रेस टू माइनस एटी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी, तो 1/2 टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिल गया? सी ऑफ टी मिल गया अकॉर्डिंग टू यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो हाँ, माइनस t/2 t આવે ને સર upon e t રેસ by 2 આવશે ને t by 2 e રેસ ટુ માઇનસ t/2 ओके ओके ओके। ई रेस टू क्या बोला आपने? માઇનસ t/2 આएगा सर e રેસ ટુ 80 है सर એની વેલ્યू ये 1/2 हमारा છે मिल ઇનટુ t આવે 2t आएगा ना आपका इक्वेशन? नहीं नहीं सर है हाँ, ये नहीं e रेस टू 80 है ना सर ई रेस टू 80 है। ये ओके, हाँ, माइनस ये 80। हमारा इनटू मिल माइनस 80। ओके ओके, एक बात यहाँ पे सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, अगर इनका आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो ई रेस टू माइनस 80 आएगा। ओके, यहाँ पे ए का वर्क क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? 1/2 है ना। की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो ए की जगह आपको 1/2 रखना है। ओके, तो ए की जगह हाँ, ओके, कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी, स्मॉल टी आएगा। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है? हाँ, 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू टी। ओके, t/2 आ से। ओके, चलो, अगर आपको ये बोले कि यूनिट रैंप फंक्शन का आउटपुट फाइंड करना है इसी इक्वेशन का, तो रैंप की जगह आर ऑफ एस की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन एस स्क्वायर लिखना। ओके, और आउटपुट फाइंड करना हो जाएगा ना वो। इसी न्यूमेरिकल को आपको यूनिट रैंप फंक्शन में फाइंड करना है। ओके, तो हम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में चले जाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में। चलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ सर ओके, अब सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं। ओके, तो इसके पहले हम कुछ इक्वेशन है।
ये टाइम रिस्पांस एनालिसिस का भी पार्ट है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का बेसिक है। ओके, तो पहले हम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की देखी थी कि 1/st+1 थी। ओके, तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन क्या है? तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की ट्रांसफर इक्वेशन है ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू एस प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ओके, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में देखी थी कि 1/st+1 है, वैसे ही ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की क्या है? ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू एस प्लस ओमेगा n स्क्वायर, जहां पे ओमेगा n क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, और जीटा क्या है? तो आपने डोम में पढ़ा होगा, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग रेशियो। ओमेगा अपन ओमेगा n डैम्पिंग रेशियो, it is the ratio of actual divided by critical। by critical। actual frequency, actual damping upon critical damping। ओके, ये आपके सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन है। ओके, यहाँ भी कई सारे केसेस है। ओके, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन से यूनिट स्टेप था, यूनिट रैम्प था। ओके, और ये सब क्या है? इनपुट के रूल्स है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे एक डैम्पिंग रेशियो आता है। तो इसका भी आपने रूल्स पढ़े होंगे कि जीटा की वैल्यू, इसके केसेस देख लेते हैं। तो इसके केसेस क्या है? तो जीटा के केसेस ऊपर ये वर्क करता है। तो जीटा की वैल्यू कई सारी हो सकती है। अगर मैं बोलूँ कि जीटा की वैल्यू 0 है, ओके, 0 कब होगी? तो वहां पे डैम्पिंग होगा ही नहीं। ओके, मीन्स कौन सी कंडीशन होगी? अनडैम्प सिस्टम होगी। ओके, चलो दूसरी केसेस क्या है? ये सब आपने डॉम में भी पढ़े होंगे। ओके, कि जीटा की वैल्यू मैं बोलूं कि 1 है। ओके, तो सेम जीटा की वैल्यू 1 है, सेम है, मीन्स के क्रिटिकल और एक्चुअल दोनों क्या हो गए? सेम होगा। कंट्रोल। ओके, तो क्रिटिकल इज द मैक्सिमम कंडीशन, तो एक्चुअल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आपकी कंडीशन क्या होगी? क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम हो जाएगी। ओके, ठीक है, 2200। ओके, अगर दूसरी कंडीशन क्या है? तो तीसरी कंडीशन जो अनडैम्प सिस्टम हो गई, क्रिटिकल हो गई। अब ओवर डैम्पिंग कंडीशन देखनी है। तो ओवर डैम्पिंग कंडीशन के लिए जीटा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। अगर 1 के ग्रेटर देन है तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी? ओवर डैम्प सिस्टम बनेगी। ओके, अगर जीटा की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है। ओके, 0 और 1 के बीच में है, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? 1 ही नहीं है और 0 भी नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे? अंडर डैम्प। ओके, इसके 4 केसेस पे इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। ओके, हमारा टोटल टाइम रिस्पांस एनालिसिस किसके रिगार्ड रिस्पांस पे काम कर रहा है? ये ऊपर आता है क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस एनालिसिस ओनली किस पे वर्क करता है? डिनोमिनेटर पे वर्क करता है। ओके,
फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के एस की पावर क्या थी 1 थी, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में एस की पावर क्या है 2 है। ओके, और ये पूरा चैप्टर कहाँ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में जा रहा है। क्यों, ओमेगा एन आ रहा है और जीटा आ रहा है। ओके, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अनडैम्प्ड सिस्टम है, जीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम है, ग्रेटर देन है तो ओवर डैम्प है, और 1 और 0 के बीच में तो अंडर डैम्प सिस्टम पे। ओके, और ये सब भी आपको रिमेंबर रखने हैं कि इनपुट होता है, तो इनपुट कौन कौन से है, तो 3 टाइप के इनपुट है, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैम्प फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। चलो, यूनिट स्टेप में क्या होता है, आर ऑफ एस की वैल्यू 1/s होती है। सेकंड क्या है, तो यूनिट रैम्प। ओके, यूनिट रैम्प में आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है 1/s² होती है। तीसरे केस में क्या है, यूनिट इम्पल्स, जहां पे आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये केसेस इनपुट के हैं। ओके, मिक्स नहीं करने हैं। ओके, यहाँ इनपुट के रूल्स है। फ्रीक्वेंसी के केसेस कौन से है, तो फ्रीक्वेंसी के 4 केसेस है। ओके, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि अनडैम्प्ड सिस्टम पे यूनिट इनपुट स्टेप पे काम करना है आपको, तो क्या करोगे आप, जीटा की वैल्यू 0 रख के ये इक्वेशन सॉल्व करोगे। ओके, बाद में आप आर ऑफ एस की जगह क्या रखोगे 1/s रखोगे, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन का कंट्रोल आउटपुट सी ऑफ टी मिलेगा। ओके, तो अब इस सभी केसेस आपको क्लियर है, यूनिट ये इनपुट वाले हैं और ये डैम्पिंग वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, सर अब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c वाला आपने इक्वेशन देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, ax² प्लस वो bx डेल्टा वाली प्लस c वाली इज इक्वल टू 0। इनके 2 रूट होते हैं। ओके, प्लस रूट और मीन्स कि माइनस यहाँ पे और वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये इक्वेशन पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इसके रूट के आपको इक्वेशन बताए, रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके रूट हमने अल्फा और बीटा कहते थे, जिसका वही ना, तो इक्वेशन डेल्टा वाला माइनस बी प्लस और बी माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट बी डेल्टा स्क्वायर माइनस अथवा बी 4ac। स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये इक्वेशन आपने पढ़ा है। ओके, ये इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि अल्फा की वैल्यू पूरे इक्वेशन में डालोगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू रखोगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको इसको 0 नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा मीन्स इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, तो आपको पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या है। ओके, और ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करोगे, अल्फा और बीटा के इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हो, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हम 2 रूट निकाल देते हैं। ओके, क्यों कर रहे हैं कि आपको आउटपुट 0 नहीं लाना है। क्यों 0 नहीं लागे, तो यहाँ पे देखिए कि ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ क्या है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस है। ओके, चलो यहाँ पे 0 हो गया तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 आ जाएगी। 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी हो जाएगी, और आपको आउटपुट कैसा चाहिए इंफिनिटी पे नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमें पहले इसके रूट फाइंड कर लेते हैं, और इस रूट फाइंड करने की कंडीशनों फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे ये 0 हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसके 2 रूट फाइंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ax² प्लस bx प्लस c मेथड्स के थ्रू। ओके, तो इस इक्वेशन के हम रूट फाइंड करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है डिनोमिनेटर की s² प्लस 2 जीटा ओमेगा n इंटू s प्लस ओमेगा n² इज इक्वल टू 0। ओके, चलो इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। चलिए बताइए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो सकती है। ओके, b की वैल्यू क्या है, तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 जीटा 2 ओमेगा। ईटा ओमेगा एन। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा s² आ जाएगा, x की जगह s आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या है ओमेगा n² है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू
टू जीटा ओमेगा एन और सी की जगह आएगा ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, चलो इसके रूट हमने क्या फाइंड किए थे, अल्फा और बीटा फाइंड किए थे, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा नहीं रख सकते। ओके, इसके रूट को हम S1 और S2 बोलते हैं। ओके, S1 और S2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ट्वाइस ए।